नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने जिस तरीके से हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया, इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से मुनरो डॉक्ट्राइन यानी मुनरो सिद्धांत को चर्चा में ला दिया है। क्योंकि अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुनरो डॉक्ट्राइन के नए संस्करण के रूप में अपने इस कदम को उचित ठहराया है और इसे ट्रंप कोरोलरी का नाम दिया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन का ये तर्क है कि वेनेजुएला विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर अमेरिका के क्षेत्रीय हितों को नुकसान पहुंचा रहा था, अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहा था और इसीलिए अमेरिका को ये वर्तमान हस्तक्षेप करना पड़ा। क्योंकि मुनरो सिद्धांत जो कि 1823 का सिद्धांत है, वो इस बात पे जोर देता है कि अगर पश्चिमी गोलार्ध में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप होता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। और जो वर्तमान अमेरिका का ये कदम है वो भी इस सिद्धांत से मेल खाता है। लेकिन विश्लेषकों ने इस कदम के पीछे कुछ और कारकों को भी जिम्मेदार माना है। जैसे अमेरिका चाहता है वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधन पर कब्जा। फिर अमेरिका की जो हालिया विदेश नीति रही है, जिसमें अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई है। तो ये सारे ऐसे कारक हैं जो कि विदेशी शक्तियों के पश्चिमी गोलार्ध में हस्तक्षेप के अलावा काम कर रहे हैं। अब अमेरिका के इस कदम की वैश्विक स्तर पे काफी आलोचना भी हुई। कई सारे देशों ने इसे राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम मुनरो सिद्धांत के बारे में सारी बातें समझेंगे। हम समझेंगे कि किस तरीके से ये डॉक्ट्राइन जो है उसका विकास हुआ है, क्या ये डॉक्ट्राइन आज 21वीं सदी में प्रासंगिक है या नहीं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मुनरो डॉक्ट्राइन के बारे में। मुनरो सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसे 2 दिसंबर 1823 को अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने घोषित किया था। इस सिद्धांत के मूल में ये बात है कि पश्चिमी गोलार्ध को यूरोपीय उपनिवेशवाद और हस्तक्षेप से मुक्त रखना है। इसका मतलब, जो भी यूरोपीय शक्तियां पश्चिमी गोलार्ध में अपने घटनाक्रम कर रही थी, उन यूरोपीय शक्तियों को पश्चिमी गोलार्ध से दूर रखना है और इस दूर रखने की जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने ऊपर ले ली इस सिद्धांत के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं ये जेम्स मुनरो है, इन्होंने ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सिद्धांत अस्तित्व में कैसे आया या क्यों आया। तो 1820 के दशक में स्पेन और पुर्तगाल के उपनिवेश जो कि दक्षिण अमेरिकी देशों दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में थे, वो लगातार आजाद हो रहे थे। तो इससे जो भी यूरोपीय शक्तियां थी, वो लैटिन अमेरिका में अपने प्रभाव को पुनः स्थापित करने की इच्छा जगाने लगी। वो बार बार ये फिर चाह रही थी कि एक बार फिर से स्पेन और पुर्तगाल के उपनिवेश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थापित हों। तो अमेरिका को इस बात का भय था कि अगर यूरोप पश्चिमी गोलार्ध के देशों में फिर से राजनीतिक और सैन्य हस्तक्षेप करेगा, तो इससे अमेरिका की खुद की सुरक्षा जोखिम जो है वो खतरे में बढ़ जाएगी। तो अमेरिका ने क्या किया, अब इस यूरोपीय पुनः उपनिवेशीकरण को रोकने की रुचि दिखाई। हालांकि ब्रिटेन ने भी अमेरिका की मदद करने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका ने सारी जिम्मेदारी केवल अपने ऊपर ले ली और इसी पृष्ठभूमि में जो मुनरो ने जो नया विश्व और पुराने विश्व को अलग करने के लिए इस सिद्धांत की घोषणा की, जिसे हम आज मुनरो सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक बात है। तो आपने इसके पृष्ठभूमि को समझा कि किस तरीके से 1820 के दशक में जब दक्षिण अमेरिकी देश स्वतंत्र हो रहे थे, तो उनको दोबारा से उपनिवेश बनाने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने इच्छा जगाई और यूरोपीय शक्तियों को पश्चिमी गोलार्ध में आने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने इस सिद्धांत की घोषणा की। अब मैं बार बार पश्चिमी गोलार्ध कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे पृथ्वी को जो एक विषुवत रेखा बीचों बीच काटती है, इसके ऊपर आपको उत्तरी गोलार्ध देखने को मिलेगा, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध देखने को मिलेगा। ये सबको पता है। लेकिन जो 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी के बीच यहाँ से जाती है, तो 0 डिग्री देशांतर के पूरब में जो पृथ्वी का हिस्सा है उसे हम पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जो हिस्सा है इसे हम पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो चूंकि अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों, अमेरिकी महाद्वीप दोनों ही पश्चिमी गोलार्ध में पाए जाते हैं, इसलिए बार बार पश्चिमी गोलार्ध में यूरोपीय हस्तक्षेप न हो, इस बात पे मुनरो सिद्धांत पे जोर दिया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों, अगर हम मुनरो सिद्धांत के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो आपको 4 मुख्य बिंदु देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि यूरोप के आंतरिक संघर्षों में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक बात है, ऐसा मुनरो सिद्धांत में कहा गया। फिर दूसरी बात ये कही गई कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में पहले से अस्तित्व में जो उपनिवेश हैं या क्षेत्र हैं, उसमें यूरोपों के हस्तक्षेप को रोकेगा, उसका विरोध करेगा।
फिर पश्चिमी गोलार्ध में आगे कोई भी नया उपनिवेश स्थापित नहीं किया जाएगा, और अगर कोई यूरोपीय शक्ति पश्चिमी गोलार्ध के किसी भी देश के शासन को या उसके स्वतंत्रता को प्रभावित करने का प्रयास करती है, तो अमेरिका उसे शत्रु कार्य मान लेगा, और जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो अमेरिका के द्वारा की जाएगी। तो ये मूलतः ये जो नीति थी वो यूरोप और अमेरिका के लिए एक अलग-अलग प्रभाव क्षेत्र की सोच पर आधारित थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि दोनों अमेरिकी महाद्वीप में किसी दूसरे महादेश का प्रभाव क्षेत्र स्थापित हो। तो इसी उद्देश्य के मद्देनजर मोनरो सिद्धांत को लाया गया था, जिसकी 4 मुख्य बिंदुओं के बारे में मैंने आपसे बात की। अब दोस्तों, मुनरो सिद्धांत जब 1823 में आया, तो इसके अलग-अलग विकास क्रम भी आपको देखने को मिलेंगे। समय-समय पर इसमें कई सारे जो हैं आपको परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। जैसे 1904 में आप देखेंगे रूज़वेल्ट कोरोलरी के नाम से एक नया सिद्धांत इसी सिद्धांत के संदर्भ में आता है। जैसे अभी आपने ट्रम्प कोरोलरी सुना ना, वैसे ही रूज़वेल्ट कोरोलरी जो है उसी तरीके से ट्रम्प ने अभी ट्रम्प कोरोलरी की घोषणा की। दरअसल राष्ट्रपति थियोडोर रूज़वेल्ट ने मुनरो सिद्धांत का विस्तार किया, और उन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिकी देशों में जो पुरानी गलतियां हुई है, जो भी अस्थिरता रही है या जो शासन की विफलताएं रही है, उनको दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति का प्रयोग करने के लिए अमेरिका के पास अधिकार है। और दक्षिण अमेरिकी देशों में जो अमेरिकी हस्तक्षेप है, उसको राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रूजवेल्ट कोरोलरी के तहत सही साबित किया। इसका मतलब कि अब जो अमेरिका है वो दक्षिण अमेरिकी देशों में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। फिर शीत युद्ध के काल में आप देखेंगे कि क्यूबा, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में सोवियत प्रभाव का सामना करने के लिए भी इस मुनरो सिद्धांत का आह्वान फिर से किया गया। जब शीत युद्ध खत्म हो जाता है, तो बहुपक्षवाद के रूप में इसे काफी हद तक इसका जो महत्व है वो कम हो गया था, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की और इसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया है, उसने एक बार फिर से मुनरो सिद्धांत को 21वीं सदी में भी प्रासंगिक बना दिया है। तो पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका अपना रणनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, और इस उद्देश्य से इस सिद्धांत को एक बार फिर से ट्रम्प कोरोलरी के नाम से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। तो हाल के वर्षों में जो वेनेजुएला के प्रति नीति अपनाई गई है, उसको हम ट्रम्प कोरोलरी के नाम से जानते हैं, और इसके माध्यम से जो अमेरिकी शक्ति है और जो अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकता है, उनकी पुनर्स्थापना के रूप में एक बार फिर से ये कदम उठाया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका के हितों की सुरक्षा करना। तो दोस्तों, 2026 में ये जो वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की गई है, उसको देखते हुए कई विशेषज्ञों ने इस मुनरो डॉक्ट्राइन को डॉनरो डॉक्ट्राइन का भी नाम दिया है। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं इस मुनरो सिद्धांत की 21वीं सदी में प्रासंगिकता के बारे में। तो जाहिर सी बात है, वर्तमान जो अमेरिकी कदम है वो इस बात को सिद्ध करता है कि आज भी मुनरो सिद्धांत अप्रचलित नहीं हुआ है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता आज भी कई रूपों में बनी हुई है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो अमेरिका अभी भी पश्चिमी गोलार्ध को अपनी रणनीतिक प्राथमिकता मानता है, क्योंकि दोनों के दोनों जो अमेरिकी महादेश हैं वो पश्चिमी गोलार्ध में पाए जाते हैं। विशेषकर लैटिन अमेरिका के संदर्भ में हम बात करें तो अमेरिका लैटिन अमेरिका में बाहरी शक्तियों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए एक बार फिर से जो पश्चिमी गोलार्ध को अपनी रणनीतिक प्राथमिकता मानने की बात है उस पर जोर दे रहा है। हाल ही के अगर आप सुरक्षा बयान और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियां उस पर गौर करेंगे, तो ये सारी की सारी रणनीतियां मुनरो डॉक्ट्राइन की मूल सोच पर पुनः जोर दे रही हैं। अब अमेरिका फर्स्ट की नीति को ही देख लीजिए, जिसके तहत अमेरिकी प्रभुत्व को मजबूत करने की बात की जा रही है। ये जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है, वो पूरी तरीके से मुनरो डॉक्ट्रिन के मूल विचार के साथ मेल खाती है। अब इस अमेरिका के कदम की आलोचना भी होती है। जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, उन्होंने कई बार अमेरिकी प्रभुत्ववाद की आलोचना की है, और इन देशों ने स्वतंत्र सामरिक निर्णय करने की मांग भी की है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि मुनरो सिद्धांत कोई ठोस नीति नहीं है, लेकिन अमेरिका के विदेश नीति में आज भी रणनीतिक संदर्भ के रूप में ये एक अहम धुरी के रूप में काम कर रही है। तो दोस्तों, ये जो वर्तमान वेनेजुएला और अमेरिका का संघर्ष है, उसने एक बार फिर से मुनरो सिद्धांत को जीवित कर दिया है, और मुनरो सिद्धांत आज एक रणनीतिक बाह्य नीति ढांचे का हिस्सा बन गया है अमेरिका का। और अमेरिका ने अब इस सिद्धांत का उपयोग बदलते हुए भू राजनीति के संदर्भ में किया है, अपनी सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर किया है, और संसाधनों के हितों के अनुरूप किया है। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला पर अभी वर्तमान हस्तक्षेप किया है, उसने ये सिद्ध किया है कि अब अमेरिका इस सिद्धांत का उपयोग केवल क्षेत्रीय प्रभुत्व को रोकने के लिए नहीं, बल्कि संसाधनों और सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए भी करना चाहता है। अब हालांकि इस मुनरो सिद्धांत की और इस वर्तमान कदम की जो वैधता है
और इसका क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होगा, इस पर अभी भी बहस जारी है। तो यहाँ इस सेशन में मैंने आपसे मुनरो सिद्धांत के बारे में जो भी चर्चा की, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसे ये सिद्धांत अस्तित्व में आया, इसके उद्देश्य क्या थे और वर्तमान 21वीं सदी में ये सिद्धांत कहाँ तक प्रासंगिक है। तो जाने से पहले दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।